हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिट लॉजिकल। आज हम एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो है क्वींस अटैक 2। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस को जब भी मैं अपलोड करूं तब देख सके और कुछ सीख सके। तो ये जो क्वींस अटैक 2 वाला प्रॉब्लम है ये थोड़ा मीडियम लेवल का है और इसमें बहुत मतलब आपको सब चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए, क्या इसके स्टेप्स होने चाहिए, वो मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा कि कैसे इसको समझना है और क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। मैंने इसके लिए कोड ऑलरेडी लिख लिया है क्योंकि थोड़ा बड़ा कोड है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बहुत डिटेल में गया तो मैं प्रॉपर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट कोड में अभी नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका बेस फंक्शन है क्वींस अटैक वाला, जिसमें आपको आर्गुमेंट्स में ये पास कर दिया जाता है जो कि एन वैल्यू है। ये एन वैल्यू आपका चेस बोर्ड का साइज बताता है। तो ये जो आपका रेफरेंस आप चेस बोर्ड देख रहे हो यहाँ पे, इसकी एन वैल्यू हो जाएगी 8, बिकॉज ये 8x8 का चेस बोर्ड है। सिमिलरली अगर आपको कोई छोटा चेस बोर्ड देना, अगर इस प्रॉब्लम स्टेट में कोई छोटा चेस बोर्ड होगा तो ये 4x4 का है, तो एन वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है। सिमिलरली इसमें और एक चीज़ है, ये के वैल्यू। ये के वैल्यू जो है वो है ऑब्स्टिकल के नंबर्स की। जैसे इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल बोला गया है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं आपको डाउनलोड करके दे दूंगा, आप मेरे वीडियो के अंदर लिंक होगी उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं, और डायरेक्ट इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें से भी देख सकते हैं। तो ये जो के वैल्यू है ये नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स है कि इस पॉइंट पे इस क्वीन के अलावा और कितना ऑब्स्टिकल प्रेजेंट है। फिर ये जो आर क्यू वैल्यू है, ये क्वीन की रो वैल्यू है कि क्वीन करंटली किस रो पे प्रेजेंट है। और ये क्वीन की कॉलम वैल्यू है कि क्वीन करंटली किस कॉलम में है। तो इस पॉइंट पे ये रो 4 और कॉलम 4 पे है। तो आपको मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। तो देखिए ये आपके रो वैल्यूज़ है। ठीक है, आप इस पे फॉलो कीजिए, ये वाला अभी आप मत देखिए, मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा। ये आप देखेंगे तो ये आपकी रो 8 है, रो 7 है, रो 6 है। तो करंटली ये रो 4 पे है और ये कॉलम 4 पे है। ठीक है, सिंपल है बहुत। तो ये क्वीन की करंट पोजीशन है रो एंड कॉलम की। और आपको जो ऑब्स्टेकल्स होंगी उनकी पोजीशन भी तो चाहिए ना, तो उसकी भी रो वैल्यूज एंड कॉलम वैल्यूज जो है ना, वो इस ऑब्स्टेकल नाम के वेरिएबल में आपको पास कर दी जाती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कितने ऑब्स्टेकल्स हैं और कितना उसके एलिमेंट्स है। तो जनरली ये के वैल्यू और ये ऑब्स्टेकल की साइज दोनों सेम ही होंगी। ठीक है। तो अब चलिए इसको मतलब समझ में तो आ गया है कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, लेकिन इसका करना क्या है इन चीज़ों का। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको क्वीन जो है ना उसके बारे में थोड़ा, आपको चेस का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और ये जो क्वीन होती है चेस में उसका भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पहले आपको मैं दे देता हूँ। तो ये जो क्वीन होती है ना, ये किसी भी डायरेक्शन में चेस बोर्ड पे मूव कर सकती है। तो ये 8 डायरेक्शन जो होते हैं ना, वो इसके लिए ओपन है, ये किसी भी 8 डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो हमें यही फाइंड करना है कि ये चेस बोर्ड विद दिस चेस बोर्ड, जिसमें इसका साइज इंपॉर्टेंट है, प्लस इसकी करंट पोजीशन इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें कितने कहाँ कहाँ पे ऑब्स्टिकल है। बिकॉज अगर कहीं पे भी ऑब्स्टिकल हुआ जैसे इसके केस में, तो देखिए यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं था, तो वो जितना चेस बोर्ड जहाँ जहाँ तक वो जितने ब्लॉक्स वो मूव कर सकती थी उसने किया, और हमें इस जितने मूव्स होंगे उसका टोटल काउंट फाइंड करना है, वही आपका आउटपुट होगा। तो इस वाले चेस बोर्ड के केस में वो सारी जगह पे जा सकती, कहीं उसके लिए रुकावट नहीं है, वो जितना चाहे चेस बोर्ड आपका एक्सपांडेड है वहां तक जाएगी। और यहाँ पे जैसे आप देखिए 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये, तो ये 12 हो गया, प्लस ये 3 3 3 3 3। तो अब देखेंगे 3 डायरेक्शंस पे उसने 4 का मूवमेंट लिया और बाकी के रिमेनिंग 5 डायरेक्शन में उसने 3 का मूवमेंट लिया। तो 15 प्लस 12 इसका जो होता है आउटपुट होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो क्रॉस मार्क है, यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल प्रेजेंट था, तो वो इस डायरेक्शन में एक भी मूवमेंट नहीं ले पाया, बिकॉज पहले ही स्टेप में जब उसने मूव किया तो वहां पे उसे ऑब्स्टेकल मिला, तो वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो यही ये प्रॉब्लम है, हमें इसी का सॉल्यूशन करना है कि क्वीन कितने मूव ले सकता है। तो यहाँ पे आप इसको देखने जाएंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होता है कि मैं क्वीन को स्टेप बाय स्टेप मूव करवा सकता हूँ हर एक डायरेक्शन में। ठीक है। और मैं फाइंड कर सकता हूँ कि उस वाले पोजीशन पे क्या ऑब्स्टिकल प्रेजेंट है। अगर ऑब्स्टिकल प्रेजेंट है तो फिर मुझे उस डायरेक्शन में और मूव नहीं करना चाहिए।
तो हर एक डायरेक्शन को मुझे मूव करना चाहिए और ऑब्स्टिकल को सर्च करना चाहिए। तो ये इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन रहा है यहाँ पे। तो आइए इसको थोड़ा देखते हैं कि कैसे कोड में हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो कोड है ना, इसको अगर आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी सारी चीज़ें रिपीटिव हो रही है। ठीक है, जब आप इस डायरेक्शन में अगर आपने ट्रैवर्स करने वाला लॉजिक डिसाइड किया है, तो आपको अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना है तो आप काफ़ी सारा सिमिलर कोड लिखेंगे और कुछ चेंजेस से आपका वो काम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है, आप कोई भी नाम का बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे फाइंड क्वीन मूव का फंक्शन बनाया है, जिसमें आप देखिए मैंने सारे आर्ग्यूमेंट्स, ये जो पहले 5 आर्ग्यूमेंट्स है वो इसी फंक्शन के ही आर्ग्यूमेंट्स है जो आपको पास किए जाते हैं। मैं एज इट इज सारे आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दे रहा हूँ, के वैल्यू, आर क्यू वैल्यू, सी क्यू वैल्यू। तो मेरे इस फंक्शन में आपके एज इट इज जो पहले 5 वैल्यू जो आपके बेस वैल्यूज है वो तो आपको एज इट इज पास कर दिए जाते हैं, प्लस मैं दूसरे 2 आर्ग्यूमेंट भेजता हूँ जिसपे मुझे कुछ डिसीजंस लेने होते हैं और वो मैं डिराइव करता हूँ बेस्ड ऑन मूवमेंट। तो ये फर्स्ट वैल्यू जो है ना, ये रो पे रो वैल्यू बताती है और ये कॉलम वैल्यू। तो ये एक्चुअली होता क्या है और ये 1-0 कैसे डिसाइड हुआ है, तो मैं वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रो मूव है और कॉलम मूव है। इसमें क्या एग्जीक्यूशन है मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने पे आपको पता चल जाएगा कि इस वाले में हो क्या रहा है। बट ये जो एक जनरल डिज़ाइन इसका सोचा है, क्योंकि आप देखिए कोई भी मूवमेंट मुझे करनी हो मैं एक ही फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, फाइंड क्वीन मूव, और ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स पे उसका मूवमेंट डिसाइड हो जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो चलिए वो बताता हूँ। तो पहले हम लोग कंसिडर कर लीजिए ये आपने कुछ बनाया है, इसमें ये 1-0 कैसे भेजना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये 1 जो है वो उसका रो मूवमेंट है और 0 जो है उसका कॉलम मूवमेंट है। तो अगर आपका क्वीन इस पोजीशन पे है, ओके सेम डायग्राम है, अगर इस पोजीशन पे है, तो अगर आपको टॉप मूवमेंट करना है तो आप देखेंगे कि ये है आपका टॉप मूवमेंट। तो आप देखेंगे कि आपका रो वैल्यू 4 था, कॉलम वैल्यू 4 है करंट, और आपको इस वाले ब्लॉक पे आना है तो आपका रो 5 हो जाएगा, कॉलम 4 हो जाएगा, क्योंकि कॉलम में आपको स्विच नहीं कर रहे हो। आप कॉलम तो आपका थ्रू आउट 4 ही रहेगा, आप ऊपर जाइए कि नीचे जाइए आपका कॉलम 4 ही रहेगा वर्टिकली चेस बोर्ड पे, लेकिन आपका रो वैल्यू चेंज होगा। तो आप देखिए एक एक आप इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका रो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन कॉलम वैल्यू इज अनचेंज, कांस्टेंट है। तो जब आप देखेंगे एक स्टेप चेंज करने पे +1 का इंक्रीमेंट आ रहा है और कॉलम पे कोई भी नहीं है, तो आप देखेंगे कि रो मूव में मैं 1 दे रहा हूँ और कॉलम मूव पे मैं 0 बोल रहा हूँ। तो इस बेसिस पे डिराइव किया है। ठीक है, ये 1 और 0 उस बेसिस पे है। आगे की डायरेक्शन भी हम इसी फॉर्मूला पे डिराइव करेंगे कि पहला स्टेप उस डायरेक्शन पे लेने पे मुझे रो एंड कॉलम पे क्या चेंजेस करने पड़ता है, इंक्रीमेंट करना पड़ता है, डिक्रीमेंट करना पड़ता है, या अनचेंज रहता है। तो चलिए अब इस डिसीजन पे ये फंक्शन क्या करता है वो देख लेते हैं, फाइंड क्वीन मूव। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन में सारे आर्ग्यूमेंट बेस ही थे और मैंने सिर्फ ये 2 एक्स्ट्रा ऐड किए, रो मूव एंड कॉल मूव। तो मैं सबसे पहले क्वीन मूव का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ये मेरा फाइनली मुझे बताएगा कि क्वीन उस डायरेक्शन में कितने मूव्स ले सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये रेड हो गया है, लेकिन ठीक है ये मे भी सॉल्व हो जाएगा अगर मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ तो। नहीं ये तो नहीं जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ एरर आएगा तब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा जो क्वीन मूव है ये 0 है इनिशियली, क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं क्वीन कितना मूव कर सकते, तो मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज किया है। फिर मेरा एक 2 वेरिएबल और लिए है कि स्टार्ट रो एंड कॉलम रो क्या होना चाहिए। तो मेरा स्टार्ट रो एंड कॉलम रो करंट पोजीशन नहीं होगा, इस जगह पे मैं एक स्टेप आगे ले रहा हूँ और फिर मैं इस पोजीशन को वेरीफाई करूंगा कि मेरा जो ऑब्स्टिकल लिस्ट है यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल प्रेजेंट तो नहीं है, तो फिर मैं क्वीन मूव को इंक्रीमेंट कर दूंगा। बस यही चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसको कोड में समझते हैं। तो मैंने स्टार्ट रो एंड कॉलम क्या लिया, मेरे करंट को नहीं ले रहा हूँ, मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ और वहां से ले रहा हूँ। ठीक है, और आप कंडीशन देखेंगे और एक फाउंड ऑब्स्टिकल का मेरा वेरिएबल भी है, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा, अगर मुझे कहीं पे ऑब्स्टिकल मिलेगा तो मैं इसे ट्रू कर दूंगा। तो ये मेरे बेस वेरिएबल्स है और मैं यहाँ पे फॉर लूप में कुछ इनिशियल कंडीशन नहीं दे रहा हूँ। मेरी इनिशियल कंडीशन फॉर लूप की ये है, फिर इसका कंडीशनल ब्लॉक ये है, और जो इंक्रीमेंटल ब्लॉक है वो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इनिशियल एंड जो कंडीशनल है, सॉरी लूप का जो इंक्रीमेंटल ब्लॉक है वो मैंने नहीं मेंशन किया है, और इस तरह से कोड आपका थोड़ा सिंप्लीफाई भी दिखता है। तो ये ज़रूरी भी नहीं होता है। तो अगर आपने सोचा होता है कि मुझे कंपलसरी यहाँ पे इनिट लिखना ही पड़ेगा, तो ज़रूरी नहीं, आप यहाँ पे कंडीशनल भी नहीं लिख सकते। आप एक्सक्लूसिव कंडीशन यहाँ कहीं पे लिख के भी ब्रेक लिख सकते थे, तो ये आपका मतलब
आप अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो ये काइंड ऑफ आपका वाइल लूप जैसा ही हो जाता, ये आप, ठीक है। और इंटरनली आप कुछ कंडीशन लिख के भी कर सकते थे। तो यहाँ पे चलिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऐसा इनिट ना देकर, आप सिर्फ यहाँ पे कंडीशनल ब्लॉक देना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो अगर आप, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेरी जो पहला पोजीशन है वो मैंने क्वीन की बना ली यहाँ पे प्लस कर कर। तो जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो मेरी क्वीन अभी यहाँ पे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे होता क्या है कि क्वीन की वैल्यू आई थी रो की 4, तो मैंने 4 में +1 कर दिया और इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। और मेरी जो कॉलम है वो क्या होती है, वो भी 4 होती है, लेकिन उसमें मैं 0 ऐड करता हूँ तो वो 4 हो गया। तो 4 + 1 5 हो गया और 4 + 0 4 था, तो मेरी ये पोजीशन बन गई 5 एंड 4। तो मैं इस पोजीशन पे हूँ। अब मैं इस पोजीशन को सिर्फ वेरीफाई करूंगा कि क्या कोई ऑब्स्टिकल लिस्ट तो प्रेजेंट नहीं है इस जगह पे, और अगर नहीं है तो मैं सिंपली क्वीन मूव को इंक्रीमेंट कर लूंगा और नेक्स्ट पोजीशन को वेरीफाई करूंगा। बस यही चीज हम कर रहे हैं। तो पहले हमने फर्स्ट पोजीशन बनाई, उसको वेरीफाई करेंगे इस फॉर लूप में, और अगर सब सही चलता है तो आगे बढ़ जाएंगे। तो आप ये फॉर लूप में मैं सिर्फ के का साइज जा रहा हूँ बिकॉज मुझे सारे ऑब्स्टिकल्स को वेरीफाई करना है। तो ऑब्स्टिकल का आई पोजीशन तो फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन ये 0 वाली वैल्यू जो है वो मुझे रो की वैल्यू देगी। और यहाँ पे भी मैं आई पोजीशन ही चेक करूंगा कि उस एलिमेंट का 1 क्या है इंडेक्स। तो ये 0 पे रो वैल्यू मिलता है और 1 पे मुझे कॉलम वैल्यू मिलता है। सिंपल वेक्टर फंडामेंटल्स है, कुछ है नहीं। अगर आप वेक्टर के साथ फैमिलियर है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने स्टार्ट रो वेरीफाई किया और कॉलम। तो अगर मुझे एग्जैक्टली ऑब्स्टिकल मिल जाता है तो मेरा ब्लॉक, मैं मतलब फाउंड ऑब्स्टिकल ट्रू करके ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि मुझे ब्लॉकिंग मिल गया है, कोई ऑब्स्टिकल मिल गया तो अब आगे जाने का मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि वहां से अब कोई क्वीन मूव को इंक्रीमेंट करने का भी मीनिंग नहीं है। बट मान लीजिए नहीं मिलता तो ये यहाँ पे फाउंड ऑब्स्टिकल फॉल्स ही रहेगा। मैं यहाँ पे आऊँगा, ये वाला ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, और मेरा जो फर्स्ट पोजीशन था वो वेरीफाई हो गया कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। तो मैं क्वीन मूव इंक्रीमेंट करूंगा और नेक्स्ट पोजीशन डिराइव करूंगा कि मेरा नेक्स्ट पोजीशन क्या होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट पोजीशन को क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। मतलब मेरे करंट पोजीशन से क्वीन की ये पोजीशन थी इस लूप में घुसने के टाइम, तो मैं और एक पोजीशन इंक्रीमेंट कर लूंगा। तो इस जगह पे क्या था, क्वीन की जो वैल्यू थी ना वो 5 + 1 होके 6 हो जाएगी, लेकिन जो कॉलम वैल्यू होगी वो तो स्टिल 4 पहले भी थी और अभी वापस 0 होके इक्वल टू 4 ही रहेगी। तो ये आप देखेंगे 6 4 हो गया, तो ये जो लूप है ये वापस इसी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आपको टोटली कितने पोजीशन मिल जाएंगे, 1 2 3 4, आप 8 तक 4 क्वीन मूव की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप ये अब 4 के बाद जब ये स्टार्ट रो वापस क्या होगा कि ये वैल्यू अब मेरी 8 के बाद उसमें +1 होगा और ये इक्वल टू 9 हो जाएगी। जब ये स्टार्ट रो 9 हो जाएगा ना तो आपका ये वाला कंडीशन फेल हो जाएगा। तो फिर आप इसका फॉर लूप जो है आपका ब्रेक हो जाएगा। आप क्वीन मूव जो है ना 4 के साथ रिटर्न कर देंगे। तो आप देखिए आपका टॉप पोजीशन डिराइव हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो लॉजिक है वो टॉप मूवमेंट के लिए चलेगा, फिर टॉप राइट कॉर्नर मूवमेंट के लिए। तो टॉप राइट कॉर्नर मूवमेंट ये है। इसमें आप अगर आप पहला स्टेप देखेंगे तो आपको रो भी एक इंक्रीमेंट करना पड़ता है और कॉलम भी एक इंक्रीमेंट करना पड़ता है इस पोजीशन पे आने के लिए, इस कॉर्नर वाली। तो आप देखेंगे मैंने 1 और 1 दोनों, मतलब पॉजिटिव ही है, +1 एक्सक्लूसिव लिखने की जरूरत नहीं है, 1 और 1 कैलकुलेशन के बेसिस पे आप लिख सकते हैं। फिर आपको अगर राइट मूवमेंट करना है तो राइट मूवमेंट में आप देखेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलम मूवमेंट होती है, रो मूवमेंट जो है वो आपका कांस्टेंट है। तो रो आपका कोई वैल्यू बढ़ ही नहीं रहा है, आप सेम रो पे हो, लेकिन कॉलम आपकी इंक्रीमेंट होती है। तो आप देखेंगे कि रो जो है वो 0 कर दिया है और कॉलम 1 है। सिमिलरली राइट कॉर्नर, तो राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे कि आप जो है ना राइट पे आप देखेंगे कि रो वैल्यू मेरी डिक्रीमेंट होती है लेकिन कॉलम वैल्यू मेरी इंक्रीमेंट होती है। तो आप देखिए रो वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, कॉलम इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। फिफ्थ पे सिर्फ और सिर्फ आपका बॉटम मूवमेंट है। तो आप देखिए कि ये मैं सिर्फ इसको डिक्रीमेंट कर रहा हूँ और मेरी जो रो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिए आपकी रो वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, बॉटम में आपका कॉलम वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहता है लेकिन रो वैल्यू आपकी डिक्रीमेंट होगी। तो आप -1 कर दिया और आपने 0 कर दिया। सिमिलरली लेफ्ट, इसका फर्स्ट स्टेप लेने के लिए आपको दोनों को ही डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। आपका 4 से 3 हो जाएगा, कॉलम भी 4 से 3 हो जाएगा, तो आपका डिक्रीमेंट दिख रहा है दोनों पे ही -1 तो आपने -1 लिख दिया। फिर आपका लेफ्ट मूवमेंट है, तो लेफ्ट मूवमेंट के लिए आप देखिए कि यहाँ पे आपको डिक्रीमेंट करना है, किसे, कॉलम को, और रो आपका कांस्टेंट है।
तो देखिए रो 0 है और कॉलम -1 कर दिया। और फाइनली जो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर है ये, तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो रो वैल्यू होता है वो इंक्रीमेंट होता है और कॉलम वैल्यू जो है ना वो डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 और -1। बस इसी तरह से आपने सेम फंक्शन का यूज करके आपको जो है ना आपके सारे आपको जो डायरेक्शंस है उसको डिराइव कर लेना है। और अगर जैसे आप इस एग्जांपल को देखेंगे, यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल था, तो आप जब ये वाला कॉल करेंगे लेफ्ट सॉरी राइट बॉटम कॉर्नर मूवमेंट, तो ये जैसे इस फंक्शन के अंदर जाएगा ना तो फर्स्ट केस में ही इसको ऑब्स्टिकल मिल जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, क्वीन मूव इंक्रीमेंट ही नहीं होगा और ये 0 के साथ रिटर्न हो जाएगा। तो इस केस में आपको कोई मूवमेंट मिलेगा ही नहीं। बट आपका अगर ऑब्स्टिकल इस जगह पे होता तो ये फर्स्ट लूप घूमता, लेकिन सेकंड लूप में फिर ऑब्स्टिकल मिल जाता और ये ब्रेक हो जाता। तो बस यही इसके फंडामेंटल लॉजिक्स हैं। बहुत सिंपल तरीके से जैसा आपको दिख रहा है आप उसी तरह से आपने कोड लिखा है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज फॉर्म में लिखा गया है कि आप एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं और उसमें 1010 के बेसिस पे पूरा आपका जो कोड है, बहुत बड़ा आप लीनियर कोड नहीं लिखते हो। आप यहाँ पे एक फॉर लूप और रिपीटिव एक फंक्शन का कॉल यूज करके आप 8 डायरेक्शंस के लिए 8 लिख देते हो, वरना आप लाइन बाय लाइन इसी को अगर आप 8 बार लिखते तो ये आपका जो कोड है, जो अभी मतलब कुछ 20 लाइन्स का कोड है, वो आपका शायद मोर देन 100 लाइन्स का हो जाता, मे बी 200 भी क्रॉस कर जाता। ठीक है, सो यही कोड ऑप्टिमाइजेशन या फंक्शन का यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है, जो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस के तौर पे दिख रहा है। सो आप कुछ और भी सोच सकते हैं इस लॉजिक को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अब इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो आप देखेंगे हमारे जो सैंपल टेस्ट केस थे 0, 1, 2 वो पास हो गए हैं। अब इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बंद मत कीजिएगा। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया है। तो ये प्रॉब्लम है टर्मिनेटेड ड्यू टू टाइम आउट। तो इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया गया बिकॉज इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। तो आपका लॉजिक तो गलत नहीं है, बट इसने जो टाइम लिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो समटाइम्स टाइम मैटर करता है कि आप कितना टाइम लेते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे। तो अकॉर्डिंग टू हैकर कि आपका लॉजिक तो कहीं पे इसने गलत नहीं बोला है। अगर कहीं पे लॉजिक होता तो वो फेलियर का भी देता, अगर यहाँ पे फेल होता तो ये फेल अलग से बताता। बट ये सारे जो है ना टाइम लिमिट एक्सीड के केस है, तो आपको इस लॉजिक को थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम वर्क करेंगे। तो आप कंसिडर कीजिए ये हमारा पार्ट 1 है। मैं इसका एक पार्ट 2 भी निकालूंगा जिसमें मैं और एक ऑल्टरनेट लॉजिक प्रोवाइड करूंगा कि इसका अनदर वे क्या हो सकता है सोचने का। तो अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मैं अगली वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ इसका पार्ट 2, वो आप तुरंत इसका ऑल्टरनेट लॉजिक देख सके, समझ सके और कुछ सीख सके। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।